गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10th का पाठ 5 पद्यांश में, जिनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से करनी चालू कर देनी है, जिसमें आप सबसे पहले सभी पाठों को ढंग से पढ़िए, उनके उद्देश्य में समझिए, ठीक है। और सीधे प्रश्न उत्तर मत याद कीजिएगा, क्योंकि जो इस समय पे क्वेश्चंस आता है वो प्रश्न उत्तर सीधे बुक से नहीं आता है, वो आपसे रचनात्मक रूप से पूछता है कि आपने जो कविता पढ़ी या आपने जो पाठ पढ़ा, तो उसके आधार पर आप उत्तर दीजिए, तर्क कीजिए। तो इसीलिए किसी भी उत्तर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले पूरे पाठ की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सबसे पहले पाठ पढ़िए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविता फर्स्ट कविता हमारे पास जो है वो है उत्साह, और सेकंड कविता जो है वो है हमारे पास फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करती हुई अटनी रही है कविता। तो पहले एक बार इनका परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। मूलतः गढ़कौला जिले उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उसके बाद देखिए कि इन्हें स्व अध्याय से यानी खुद ने ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित कर लिया। ये संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, पढ़ने वाले थे। विचारधारा इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की थी। पारिवारिक जीवन का दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। इनका देहांत 1961 में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ठीक है। इनकी रचनावली 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से लिखी गई है। और जब इनकी भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता और प्रकृति प्रतीकों का कुशल प्रयोग देखने को मिलता है, और मुक्तक छंद में लिखी हुई कविताएं देखने को मिलती है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। जब हम उत्साह कविता पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि उसमें शोषक वर्ग के लिए, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके लिए ये कविता लिखी है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्साह। उत्साह का मतलब लोगों के अंदर एक जागृति लाना, क्रांति लाना, विप्लव, विनाश के लिए एक ऊर्जा भरना, एक सोच, एक विचारधारा को पैदा करना से है। जहाँ पर लोगों के अंदर एक इतनी अधिक, कवि चाहता है कि उसकी लेखनी से इतना अधिक परिवर्तन समाज में आ जाए कि वो अपने लिए खड़े हो सके, क्रांति ला सकें, अपने लिए विरोध कर सकें। इसलिए देखिए वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दिखाई देता है। यानी जो शोषित है उनके लिए तो सहानुभूति है, और जो शोषक है, जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं गरीबों का, जैसे जमींदार हुए, है ना, सामंत हुए उस समय के, तो उनके लिए इनके मन में बहुत अधिक प्रचंड प्रतिकार यानी विद्रोह के भाव दिखाई देते हैं। चलिए अब कविता को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें इस कविता के बारे में जान लेना चाहिए। कविता क्या है? ये एक आह्वान गीत है, ठीक है। आह्वान मतलब बुलाना होता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे पहले बादलों को लिया गया है, परंतु बादलों के माध्यम से कवि दो प्रकार का संदेश दे रहा है। देखो कि एक तो बादलों के लिए, ठीक है, वो बादल जो गर्मी से बेचैन पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए उनका आह्वान किया जा रहा है कि लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इसलिए बादलों को कवि बुलाना चाह रहा है। अब दूसरे अर्थ में हम देखें तो ये बादल क्रांति का प्रतीक है, विनाश का, एक बदलाव का, सामाजिक चेतना का प्रतीक है, जो समाज में कवि लाना चाहता है, लोगों के अंदर जागृत करना चाहता है, जिससे वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और अन्यायों का विरोध करे और एक नए समाज का जन्म करे। तो यहाँ पे ये उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करता है, ठीक है। ये क्रांति के लिए, चेतना के लिए, और सामाजिक क्रांति और पृथ्वी को शीतल करने के लिए, दोनों रूप में इसके उद्देश्य है। तो फर्स्ट आता है हमारा, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा ओधर, धरा उधर धर के, ठीक है, गगन धरा उधर हो गया बादल। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में, उर मतलब हृदय या मन, वैसे यहाँ पे हृदय से है, ठीक है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब देखो क्वेश्चन बन जाता है, नवजीवन वाले किसको कहा गया है? तो नवजीवन वाला है कवि यहाँ दोनों को कह रहा है, अपने आप को भी कह रहा है यानी कवियों को भी कह रहा है, और दूसरा यहाँ बादलों को। देखो शीतल यानी जब गर्मी से परेशान है पृथ्वी, ये पृथ्वीवासी जब गर्मी से परेशान है,
तो बारिश के कारण, बादलों के कारण बारिश होती है और बारिश से ही जो है धरती को नया जीवन प्रदान होता है, इसलिए बादलों को क्या कह दिया, नवजीवन वाला। अब कवि की लेखनी जो है, कवि जो लिखता है वो भी समाज के लिए लिखता है, किसी समस्या को लेकर लिखता है, और जब वो समस्या समाज के सामने आती है कवि के लेखनी के द्वारा, तो समाज में परिवर्तन आने लग जाते हैं। इसीलिए कवि को भी क्या कहा गया है, नवजीवन वाला कहा गया है। व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब ये क्या कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन, विकल विकल मतलब परेशान परेशान, उन्मन उन्मन बेचैन बेचैन, ठीक है। विश्व के निधक के सकल जन, ठीक है, विश्व के निदाक मतलब गर्मी के सकल जन, सभी जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, की अज्ञात दिशा से आने वाले सीमा रहित घन मतलब बादल, ठीक है, बादलों तप्त धरा, इस गर्मी से बेचैन धरा को जल से फिर शीतल कर दो, कि हे बादल तुम जो अज्ञात दिशा से आते हो, अनंत सीमा रहित हो जो, वो इस तपती हुई धरा को जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। शुरुआत वाली लाइनों को देखिए कि क्या है अर्थ है इसका। धराधर का मतलब हो गया बादल, ठीक है। ललित का मतलब हो गया सुंदर, और उर का मध्य में मैंने बताया था आपका, उर का मतलब हृदय हो गया। विद्युत आपको भी पता है, विद्युत किसको बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। वज्र, वज्र का मतलब कठोर है ना, वज्र था ना, इंद्र के पास हथियार था जो वज्र था, तो कठोर है इसका। अब इसके देखिए सरलार्थ क्या होगा कि कवि निराला ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान किया है, क्योंकि वे बादलों को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं। तो कवि चाहता है कि अपनी घनघोर गर्जना से, घेर घेर बोल रहा है ना, घनघोर गर्जना से जो बादल है वो संपूर्ण आकाश और धरती को गुंजायमान कर दें, ठीक है, अपनी आवाज से, अपनी गर्जना से वे बादलों से जल बरसाने का आग्रह करता है। कवि के अनुसार बादल काले, घुंघराले और बाल कल्पनाओं के से युक्त है। बादलों के हृदय में बिजली की, देखो विद्युत छवि उर में, ठीक है, कि बादलों के हृदय में बिजली की चमक है, और ये वज्र के समान कठोर भी है, इसलिए वह संसार में परिवर्तन यानी नवजीवन लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए बादलों से गरजने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन की पूरे सकल जन, देखो विश्व मतलब संसार, निदाग मतलब गर्मी, सकल जन सकल मतलब सारे, जन मतलब लोग, कि इस विश्व के सभी लोग गर्मी से बेचैन हैं और परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, की अज्ञात दिशा से आने वाले सीमा रहित बादलों, घन मतलब बादल, ठीक है, तप्त धरा, इस जलती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस प्रकार क्रांति बादलों के आने से जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार कवि की कविता के कारण लोगों के अंदर एक क्रांति, एक जोश, एक बदलाव के लिए बीज अंकुरित होगा, और वो क्या करेंगे, एक नए समाज का निर्माण करेंगे। तो यह क्रांति लाने के लिए भी यहाँ नवजीवन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसकी दूसरी जो कविता है उसमें देखिए, ये फर्स्ट कविता थी, ठीक है, ये उत्साह में ही आपको याद रखना है। अब जो दूसरी वाली कविता है वो क्या है, अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है कविता में क्या है कि पहली वाली में तो क्या देख, तो ये छायावादी कवि हैं तो प्रकृति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रकृति का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में। तो पहली वाली में तो दो उद्देश्य थे कि एक, बादलों के माध्यम से कवि अपने मन की बात कहना चाह रहा था, लोगों के अंदर एक क्रांति के बीज, उत्साह के, नवचेतना के, ये विद्रोह के बीज भरना चाह रहा था। परंतु ये जो कविता अट नहीं रही है, इसका मतलब है कि किसी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना। यहाँ पे फाग का महीना, जो हमारा फाल्गुन का महीना होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि कितनी अधिक सुंदरता उस महीने में हो जाती है, और इतनी अधिक हो जाती है कि लेखक चाहता है, कवि चाहता है कि वो बताना, परंतु वह बता नहीं पा रहा, उसे शब्दों में कह नहीं पा रहा कि वह सुंदरता कितनी अधिक हो जाती है। तो अब इसको देखो आप, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इस कविता में कवि ने फागुन माह का वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, और मनमोहक ये वर्णन हो रहा है जो
लेखक कवि जो है वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से फागुन के महीने में इतनी अधिक सुंदरता हो रही है कि लेखक ना चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि फागुन के महीने की जो सुंदरता होती है वो सर्वव्यापक होती है, सभी जगह पे फैली हुई होती है। और कहते हैं कि जब तुम सांस लेते हो, अर्थात जब पूरा फागुन के महीने में क्या होंगे, नए नए पल्लव खिलेंगे, ठीक है, पुष्प खिलेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा वातावरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, खुशबू से भर जाएगा। देखो कहीं सांस लेते हो, मतलब जहाँ पे भी पुष्प खिल रहे हैं वहाँ सभी पे क्या हो जाता है, घर घर भर देते हो, वो चारों ओर खुशबू फैलती है और सभी घर घर तक वह खुशबू फैल जाती है। सारा वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है और सुगंध धरती के साथ साथ वह आकाश को भी, देखो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और यह खुशबू न सिर्फ धरती तक अपितु आकाश तक फैल जाती है और मौसम इतना अच्छा सुहावना हो जाता है कि पशु पक्षी मनुष्य सभी के मन आनंदित हो जाते हैं। कि फागुन की यह व्यापकता कवि को अपने फागुन की व्यापकता कवि को अपनी ओर खींचे जा रही है, अभिभूत किए जा रही है। वह चाहते हुए भी अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को, आंख हटाता हूँ लिखिए ना, वह अपने नेत्रों को उस ओर से हटा नहीं पा रहा है। कहीं हरी कहीं लाल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब आंखों को तो हटा नहीं पा रहा, उसकी सुंदरता से अलग नहीं हो रही है। पत्तों से लदी डाल, कि अब क्या देख रहा है कि पत्तों से लदी हुई डालें हैं जिनपे कहीं हरी कहीं लाल। तो जो नए पल्लव हैं वो तो लाल लाल से होते हैं, कोमल जो होते हैं, और जो थोड़े से पुराने हो गए वो कैसे हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में या गले में, ठीक है, यहाँ गले से है। कहीं पड़ी है उर गले में मंद गंध पुष्पमाल, अब मंद मतलब धीमी, गंध मतलब सुगंधित यानी स्मेल वाली, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला, ठीक है। कि ऐसा लगता है जैसे किसी के गले में क्या हो, धीमे धीमे खुशबू वाली पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। इस प्रकार चारों ओर का वातावरण दिखाई दे रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो कह रहे हरे भरे वृक्षों पर सुशोभित फूल फागुन के हृदय पर फूल माला के समान शोभित हो रहे हैं और स्थान स्थान पर, सभी स्थानों पर फागुन की शोभा इसी प्रकार फैली हुई है और वह चाहे भी तो भी वह शोभा उनकी आंखों में समा नहीं पा रही है, वह उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे पाट पाट, जहां से एक जैसे शब्द आ रहे, जैसे घर घर, ठीक है, इन सबों में क्या, सब में क्या आएगा, अलंकार अगर पूछ ले, क्योंकि यह पद्यांश में आ सकता है, ठीक है, और इसमें पद्यांश में आएगा तो वो यही पूछ लेता कि पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति वावर्सी में होती है और अर्थ भी कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, पाठ पाठ पूरा। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाते हैं इसमें। एक तो पहला क्वेश्चन रहता है, इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उत्साह कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि कवि लोगों के अंदर जागृति के, जोश के बीज के, विद्रोह के बीज भरना चाहता है। जो लोग अपना, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो लोग अपने आप को कमजोर व निस्सहाय मान के बैठे हैं, उनके लिए कवि ने ये आह्वान गीत लिखा है। उसके बाद देखिए, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। क्या उत्साह कविता का नाम केवल उत्साह ही होना चाहिए था? क्या ये नाम सही है, तर्क सहित है? तो आप आंसर क्या आना चाहिए इसका? हमें पता है कि उत्साह कविता का नाम बिल्कुल सही रखा गया है ना। तो उत्साह कविता, सबसे पहले हम लिखेंगे उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं, जो हताशा से भर चुके हैं, उनके अंदर एक नया संचार, नई ऊर्जा का संचार करना चाहता है। और यह कविता समाज में एक नए क्रांति और उत्साह के भाव लाने के उद्देश्य से लिखी गई है। अतः इसका उद्देश्य जो है वह एक आह्वान है, एक नई कविता को, इस कविता का जो उद्देश्य बनता है वह लोगों के अंदर उत्साह की भावना भरना है। अतः कविता का शीर्षक उत्साह पूर्णतः सही है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पंक्तियों में
के आधार पर बताइए। तो इन पंक्तियों में कवि ने आकाश में बादलों के छाने की स्थिति का वर्णन किया है कि बादल किस प्रकार से आसमान में छाते हैं, कि बादल अचानक से किसी भी दिशा से आसमान में आते हैं और वो सीमा रहित होते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है, अज्ञात दिशा से आकर पूरे आकाश को, पूरे आसमान को घेर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो कवि ने कविता में फागुन मास की शोभा का जो वर्णन किया है उसमें प्राकृतिक सुंदरता को बताया है कि इतनी अधिक सुंदरता हो गई है कि वह चाहे भी तो उसके मन में समा नहीं पा रही है। वह अगर आंख हटाना चाहे तो वो आंखें हटती ही नहीं है। वो सुंदरता इतनी अधिक व्यापक है कि वह चाहकर भी उससे दूर हट नहीं पा रहा है। वह कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि फागुन के महीने में चारों ओर प्रकृति बिल्कुल हरियाली से भर जाती है और उसके प्रत्येक स्थान पर धीमी धीमी पुष्पों की खुशबू फैलने लगती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। ठीक है, और आपके लिए इस कविता को पढ़ने के कारण आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए पेपर के लिए और आप बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रश्नों को हल कर पाएँ। दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि पहला, इस कविता का उद्देश्य क्या है, लोगों के अंदर एक जागृति, एक प्रेरणा, एक जोश को जगाना। क्योंकि ये क्या है, छोटे क्वेश्चन में कोई बार पूछ लेता है उत्साह क्या है, तो उत्साह एक आह्वान गीत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बादलों के माध्यम से समाज के अंदर कवि बदलाव लाना चाहता है वह उत्साह कविता है। ठीक है, और 8वीं रैया में क्या है, केवल फागुन के महीने की मादकता, सुंदरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से फागुन के महीने में इतनी अधिक सुंदरता हो जाती है कि वह सर्वव्यापक हो जाती है, पूरी धरती में फैल जाती है हरियाली, और उस हरियाली को देखकर लोगों का मन अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित और प्रसन्न होने लगता है। तो फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किसमें किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं, उन्होंने 8वीं रैया कविता में किया है।